1 करोड़ का फ्लैट खरीदने के बाद भी इंडिया में रियल एस्टेट से लोग 3% से ज्यादा यील्ड नहीं बना पाते और दूसरी तरफ वही कुछ लोग सिर्फ 500 रुपए में मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेस के लैंडलॉर्ड बन के बैठे हैं। आज मैं डिकोड करने वाला हूं रीट वर्सेस रियल एस्टेट को। सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, इन डिटेल डाइव इन करेंगे, काफी सारे फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे जैसे कि मेंटेनेंस, लिक्विडिटी, टैक्सेशन, रिटर्न्स कैसे होते हैं और हर एक पॉइंट को रियल डेटा और रियल नंबर्स के साथ कंपेयर करेंगे। वीडियो के एंड तक आपको यह जरूर पता चल जाएगा कि एक रजिस्ट्री पेपर सही है या फिर एक डिजिटल यूनिट। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप एक फ्लैट खरीदते हो, उसके लिए आप टेनेंट्स ढूंढते हो और वो लोग आपको रेंट पे करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपकी और रेंट भी आपका, तो सारा डिसीजन मेकिंग जो होता है वो आप ही के हाथ में रहता है। वहीं पर रीट्स में होता यह है कि आप किसी भी ट्रस्ट के यूनिट्स खरीदते हो जो ऑलरेडी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को ओन करते हैं। रेंट प्रोफेशनली कलेक्ट होता है और 90% आप में क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दोनों रियल एस्टेट है, दोनों में रेंट भी मिलता है और दोनों में कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन में दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एंट्री करने के लिए कितना कैपिटल लगता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में कितना लगता है और रीट्स में कितना लगता है। तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है दोस्तों। अगर आपको एक फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप समझ के चल सकते हो कि किसी भी अच्छी जगह पे और मेट्रो सिटी में अगर आपको 1 BHK भी खरीदना है तो 40 से लेकर तो 60 लाख रुपए आपको चाहिए रहेंगे कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ओन करने के लिए। और वहीं पर मैं अगर रीट्स की बात करूं तो 400 से 500 रुपए में आप यहां पर एंट्री कर सकते हो। तो एंट्री वाइज दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है और फिजिकल प्रॉपर्टी लेने में आपको रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी जैसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं जो कि आपको रीट में नहीं देने पड़ते। दूसरा पॉइंट है कि आपको रेंटल यील्ड कितना मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मुंबई में आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया है, उस पर रफली आपको रेंट मिलेगा, डिपेंड करता है लोकेशन वाइज, 25 से लेकर तो 35,000 रुपए। तो 35,000 इंटू 12 मतलब 4,20,000 पर ईयर। तो आपका रेंटल यील्ड निकल के आ जाता है, वो भी ग्रॉस 4.2%। लेकिन अगर मैं बाकी के सारे खर्चे पकड़ूं जिसमें सोसाइटी मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर्स, वैकेंसी पीरियड सब अगर मैं कंसीडर करूं तो आपको लगभग 50 से लेकर तो 70,000 का ये सब में खर्चा हो जाएगा। तो बच रहा है मोटा मोटी आपके पास 3.5 लाख रुपए के आसपास। तो 3.5% इंडिया में डिसेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। आपको इससे कम भी यील्ड मिलता है कई कई प्रॉपर्टीज में। और वहीं पर रीट का अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एम्बेसी रीट का, तो FY25 में इन्होंने 23 पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे साल में। करंट मार्केट प्राइस 433 रुपीज है, तो यील्ड निकल कर आती है 5.3% के आसपास। वहीं पर ब्रुकफील्ड का भी अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो 6.5% की यील्ड है, माइंडस्पेस की 4.7% की यील्ड है और ये नेट यील्ड है क्योंकि प्रैक्टिकली इसमें आपको कोई भी एक्सपेंस नहीं होता है। तो क्लियरली डिफरेंस आपके सामने है। तीसरा पॉइंट है हमारा लिक्विडिटी। अब यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है कंपेयर टू रीट्स। मान लो अगर आपको कोई भी अर्जेंट पैसा चाहिए तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द बेचने जाओगे तो शायद बिक जाए, पर आपको जितना मार्केट वैल्यू है उससे कम में बेचना पड़ेगा जो कि फेवरेबल नहीं है। और इसके अलावा भी आपको रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस अपने इस पे ही करना पड़ेगा। और सेम चीज अगर हम रीट की कंसीडर करें तो एक क्लिक के अंदर आप अपने रीट को बेच सकते हो और ज्यादा से ज्यादा 1 दिन के बाद पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। चौथा पॉइंट है कि मैनेजमेंट के लिए आपको कितना मगजमारी करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए अगर आपने कोई भी फ्लैट मुंबई में खरीदा है, उसको रेंट पर दिया है, तो पहले सिनेरियो में टेनेंट ने 2 महीने का रेंट नहीं दिया। अब आप क्या करोगे? आप बहुत से बहुत उसको निकाल सकते हो या लीगली प्रोसीड कर सकते हो और उसी में आपके शायद 3-4 महीने खराब भी हो सकते हैं। सेकंड सिनेरियो ये है कि कोई भी मेंटेनेंस के कारण आपको खर्चा आ जाता है। अब मेंटेनेंस कुछ भी हो सकता है, लाइट खराब हो सकती है, पाइप खराब हो सकता है या टाइल टूट सकती है, कुछ भी मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी चार्ज होगा तो वो आपको ही बेयर करना पड़ेगा। अब भले ही आप इसको एक पैसिव इनकम का सोर्स बोलोगे, पर आपको इस पर निगरानी भी उतनी ही रखनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी रीट्स के केस में नहीं है। एक बार आपने अगर यूनिट्स खरीद लिए तो लीजिंग, मेंटेनेंस, टीम मैनेजमेंट और बाकी का सारा टेंशन आपको लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर क्वार्टर पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन और इसी पर डिपेंड करता है कि आपको नेट रिटर्न्स कितने मिलेंगे। रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया, मंथली रेंट आपको 30,000 मिल रहा है, एनुअल रेंट हो जाता है 3,60,000 के आसपास। तो इस पर टैक्स कैसे लगेगा? टैक्स इस हिसाब से लगता है कि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है मेंटेनेंस के लिए, तो टैक्सेबल अमाउंट आपका 2,52,000 हो जाता है। अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हो तो 75,600 टैक्सेबल है। ऊपर से अगर होम लोन है तो इंटरेस्ट डिडक्शन वगैरह मिल जाएगा आपको ओल्ड टैक्स रेजिमे में। नए में है
तो वो भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, पर जब आप इसे बेचने निकलोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 12.5% अगर 24 महीनों से ज्यादा अगर आप अपने प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो तो। वहीं पर अगर हम रीट का टैक्सेशन समझे तो क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन आता है और उसमें से मेजॉरिटी चंक जो भी आता है वो टैक्स फ्री रहता है, क्योंकि डिविडेंड कंपोनेंट पे जीरो टैक्स, एसपीवी डेट रीपेड पे जीरो टैक्स, सिर्फ जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है जो कि 10 से 15% तक जा सकता है। और अगर आपको रीट्स का टैक्सेशन इन डिटेल में समझना है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर रखा है चैनल पर ऑलरेडी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 3 to 4% के आसपास आ जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। जब भी आप कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो एक बार आपने फ्लैट ले लिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में शायद आपको वो बहुत ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो सकता है और शायद गाड़ी उल्टी भी जा सकती है, तो ये रिस्क हमेशा आपके साथ लगा रहता है। वहीं पर रीट्स में कभी भी आपका पैसा एक शहर में नहीं लगता है और एक प्रॉपर्टी में नहीं लगता है, तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है, तो इसी वजह से रिस्क आपका कम हो जाता है। और हमारा आखिरी पॉइंट है कैपिटल अप्रिसिएशन। मतलब अगर हम रीट भी खरीदते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं तो आने वाले टाइम में उसका प्राइस बढ़ने का कितना चांसेस है और कितना रिटर्न पास्ट में इन्होंने दिया है। तो बैंगलोर का एग्जांपल ले लेते हैं। 50 लाख का फ्लैट 2019 में अगर आपने खरीदा होता तो 2024 में वैल्यू रफली 70 to 80 लाख हो जाती, यानी कि लगभग 57% अप्रिसिएशन 5 सालों में एनारॉक के डेटा के हिसाब से। मुंबई थोड़ा कम, रफली 30 to 40%। और लीवरेज का फायदा 10 लाख डाउन पेमेंट पे 50 लाख की प्रॉपर्टी आप ले सकते थे। अगर प्रॉपर्टी 70 लाख हो गई तो 28 लाख का प्रॉफिट 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर, जो कि अल्टीमेटली 280% हो जाता है। ये लीवरेज का मैजिक आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में मिलेगा, जो कि रीट में आप लोन लेकर पैसा कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो एम्बेसी रीट का अगर मैं एग्जांपल लूं तो आईपीओ आया था 300 रुपीज के आसपास, आज 433 रुपीज के आसपास चल रहा है। 44% अप्रिसिएशन 6 साल में मिल चुका है। वहीं पर माइंडस्पेस का अप्रिसिएशन 75% के आसपास था 4.5 सालों में, और नेक्सस का अप्रिसिएशन है 60% 2 सालों में। तो रीट में लीवरेज का वो फायदा नहीं मिलता जो शायद आपको रियल एस्टेट में मिल सकता है। पर कैपिटल अप्रिसिएशन पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपने जो भी प्रॉपर्टी ली है वो कहां पर है और चीजें कैसी शेप आउट करती है। तो आप उसको प्रेडिक्ट तो कर सकते हो पर कोई भी गारंटी नहीं है। चलिए अब कंक्लूड कर लेते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से जीतने कौन वाला है। तो स्क्रीन पर आप चार्ट देख सकते हैं जहां पर मैंने सारी चीजें जो है वो कंपेयर करके एक चार्ट में आपके लिए दिखा दी है। पर अगर एक विनर निकालने को आप मुझे बोलोगे तो मेरी तरफ से कोई भी एक विनर नहीं है, क्योंकि दोनों अपनी जगह सही है। अब कौन सा किसके लिए है? रेंटल प्रॉपर्टी आपके लिए बेटर है अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है, क्योंकि अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो आप कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी लोगे तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपके पास होल्ड रहेगा और आपके पास एक फिजिकल एसेट रहेगा। और अगर आपको आपके प्रॉपर्टी पे कंट्रोल वगैरह चाहिए तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ही आपके लिए सही रहेगी। और रीट्स उन लोगों के लिए बेटर है जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। आपको रेगुलरली कैश फ्लो चाहिए, आप पैसिव मैनेजमेंट चाहते हो, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कहां पर मैं फ्लैट लूं, उसको मैनेज कैसे करूं, ये सब झंझट में अगर आप नहीं पड़ना चाहते हो तो रीट्स आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये बात समझनी है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है। आप चाहो तो दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी नेटवर्थ करोड़ में है और उन्होंने रियल एस्टेट भी ले रखी है और उन्होंने रीट्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कैपिटल अप्रिसिएशन के चांसेस ज्यादा है अगर आप अच्छे लोकेशन पे और बाकी की सारी कंडीशंस फेवरेबल अगर हो और वहां पर आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो। वहीं पर रीट्स में आपको रेगुलरली कैश फ्लो मिलता रहेगा और मैनेजमेंट की भी कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि फिजिकल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में से आपके लिए कौन सा सही है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई भी डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।